हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समझने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे इन तीनों ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि यही तीन मेन ऑर्गेनल्स होते हैं, और साथ ही साथ मैंने एक सेंटेंस कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने ऐसा क्यों कहा था वो हम लोग आज जानेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे इन तीनों के बारे में। So let's start. Cell membrane. It is also known as plasma membrane. हम लोग सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। बाउंड्री ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल है तो सेल की ये जो बाउंड्री हो गई उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल होता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। मीन्स ये उन्हीं चीज को अंदर आने देता है या फिर उन्हीं चीज को बाहर निकालता है जिसकी जरूरत हो, जिसे ये सिलेक्ट करके रखा हो। अब जैसे गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह गैसेस, तो जैसे ऑक्सीजन का इसका नीड है तो ऑक्सीजन वैसे जाएंगे तो सारे गैसेस अंदर गए, ऑक्सीजन का यूज हुआ। अब जो गैस बच गए और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, उसको निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण निकल जाएंगे। इट इज मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बिटवीन देम। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दो इस तरह के लिपिड के लेयर, बीच में प्रोटीन भरा हुआ, इस तरह का लाइक अ सैंडविच, दोनों साइड ब्रेड और बीच में वेजीज भरे हुए हो, बस उसी की तरह का ये कुछ बाउंड्री होता है। इट प्रोवाइड डिफरेंट शेप टू द सेल। जैसे कि मैंने कहा कि ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री है तो ये अंदर के ऑर्गेनल्स को और सभी चीज़ों को समटे हुए एक शेप दे रहा है। तो बस वो कोई भी शेप हो सकता है, स्क्वायर हो, स्फेरिकल हो, अनडिफिनिट, इरेगुलर, कोई भी शेप हो सकता है। तो वो उसको एक डिफरेंट शेप लेकिन प्रोवाइड करता है, कोई भी स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। हम लोग को पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को मूव करने के लिए सीलिया और फ्लैजिला की जरूरत होती है, तो वो सीलिया और फ्लैजिला इसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही फॉर्म हो पाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। इट इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ जैसे कि ये सेल है तो ये न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये साइटोप्लाज्म भरे हुए होंगे। ये अब जरूरी नहीं है कि ये जेली लाइक ही हो, ये डेंस, फ्लूइड लाइक और हार्ड, थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। ये अब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल कहाँ का सेल है और क्या उसका काम है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है। लिपिड का मतलब, लिपिड एक तरह का फैट होता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन ना पाया जाए। सम अदर ऑर्गेनल्स फाउंड ऑन इट। अब ये साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियस, इसकी ये न्यूक्लियस से यहाँ तक है, तो न्यूक्लियस भी कहाँ लाई कर रहा है, तो वो भी इसी साइटोप्लाज्म के ऊपर ही लाई कर रहा है। और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे वो भी इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे कि ये मान लो ये साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के ऊपर ऐसे सारे ऑर्गेनल्स कुछ ऐसे ऐसे रखे हुए रहेंगे, तैरते हुए, मतलब अब सच में तैर नहीं रहे, मतलब एक तरह के रखे हुए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन ऑर्गेनल्स यानी न्यूक्लियस के बारे में। यूजुअली तो ये सब सेल्स में सिंगल ही पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन सर्व जगह है। अब जैसे कि मान सीव ट्यूब सेल्स में, मेमेलियन आरबीसीज में, मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज में अब न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके बारे में भी हम लोग अगले टाइम में जानेंगे। वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जरूर होगा लेकिन असली न्यूक्लियस की तरह वो नहीं होगा, वो एक अलग ही टाइप का लगेगा।
इट हैज बाउंड्री कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास भी बाउंड्री है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप हैज पोर्स। ये न्यूक्लियस का मान लो जूम किया हुआ पार्ट है, तो उसमें इस तरह के पोर्स हमें दिखाई दे रहे होंगे। वो पोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें भी तो ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन इसी पोर्स के थ्रू होते हैं। अब इसमें भी जैसे साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी एक तरह का उसी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, सैप लाइक स्ट्रक्चर का है, तो वो पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म और साथ ही साथ कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं। अब इसी न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन किससे बना हुआ है? तो ये क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। अब जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के समय ये क्रोमैटिन जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, वो कंडेंस हो जाता है और रॉड लाइक जैसे बन जाते हैं। अब हार्ड हो के कंडेंस दुबले, मतलब एक थ्रेड लाइक कंडेंस होते होते एक हार्ड लाइक रॉड बन गए, जिनको क्या कहा जाता है, उन रॉडों को क्या कहा जाता है, तो वो क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम्स के पास स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए होता है, जिन्हें हम लोग जीन्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में अच्छे से हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम्स में जो डीएनए का स्ट्रेचेस पाया जाता है, उन्हें जीन्स कहते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो उसका स्ट्रेचेस जो क्रोमोसोम में पाया जाएगा, उसे हम लोग जीन्स कहेंगे। अब जीन्स पहनने वाला जीन्स मत समझ लेना शर्ट के ऊपर, वो नहीं, ये एक डीएनए का ही फॉर्म है जो क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। अब जीन्स क्या है? तो जीन्स हेरिडेटरी यूनिट है और डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी यूनिट का मतलब ये कि जैसे हम लोग कहते नहीं है कि ये तो एकदम अपनी मम्मी के जैसे, ये एकदम पापा के जैसे, तो वो क्या, तो वो वही स्पर्म्स और एग के थ्रू जो जनरेशन के जनरेशन थ्रू ये जीन्स भी जाते हैं। वंश परंपरा की तरह कह सकते हैं कि वो हर मम्मी पापा का गुण थोड़ा थोड़ा उसमें भी जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें भी जाएगा। जेनेटिक बीमारी होती है, मम्मी पापा को बीमारी हुई तो वो बच्चे को भी हो गई, तो वो इसीलिए इसको जीन्स को हेरिडिटरी यूनिट कहा जाता है। अब न्यूक्लियस जो होता है, वो इसी जीन्स का स्टोर हाउस होता है। अब जीन्स सिर्फ इसी काम में नहीं आता, जीन्स और भी बहुत सारे काम में आता है, जैसे सेल सेक्रीशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, और भी बहुत सारे काम। और हाँ, जीन्स के बिना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होना थोड़ा ना के बराबर है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो पाएगा। विदाउट न्यूक्लियस अ सेल कैन नॉट परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। विदाउट न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो एक सेल एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है। तो वो सेल का क्या? तो वो सेल जैसे आरबीसीज हो गया, एरिथ्रोसाइट्स और सीव ट्यूब सेल्स, ये सेल्स जो होते हैं, ये इनका ज़्यादा काम कुछ खास नहीं, इनका ट्रांसपोर्टेशन का ही सिर्फ काम होता है। इसमें हेमोग्लोबिन, जैसे आरबीसी को ही ले ले, तो इसमें हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वही बस इसका काम सिर्फ ऑक्सीजन को इधर से उधर करना है, कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन इसका नहीं है। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक था व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? हम लोग सेल को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसी की, मैंने पहले में ही कहा था कि सेल से मिलके टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बना हमारा बॉडी, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है
उसी से हमारा पूरा बॉडी इनडायरेक्टली बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। और सारे फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी कहाँ होता है? इसी सेल्स में ही सारे ऑक्सीजन, सारे गैसेस इसी सेल्स में आते हैं। और एक ऑर्गेनल होता है जिससे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में जो जितना गैसेस आता है उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये भी काम कहाँ हो रहा है? तो सेल ही में हो रहा है। अब बात करें डिवीज, जैसे मैंने जीन्स के बारे में कहा, तो वो जीन्स भी कहाँ है? वो सेल ही में है। इतना सारा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, ये सब किसकी वजह से? तो वो सब सेल्स की वजह से ही हो रहा है। तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।